नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय एक, हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हमें श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत, कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान, आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास से को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। उन सब के यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञात अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कण से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह कि माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतह होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा यह मानता था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने हैं। इस प्रश्न के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। पदार्थ के कण कितने छोटे हैं? यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमाणु के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अतः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उनकी महक हमें मिलती रहती है। पदार्थ के गुणों के अभिलक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2। नमक शर्करा डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इस प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.345 से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा में बदल जाती है, ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा है कि पदार्थों के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों को समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों से क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल को सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है।
पदार्थ की अवस्था। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने तीन रूप से होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को ये तीन अवस्थाएं उनके कणों के भिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठोस। उपरोक्त सभी उदाहरणों के ठोस हैं। हम देख सकते हैं कि सभी एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीडिता होती हैं। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्न पर विचार करें। द्रव्य अवस्था। परीक्षण से हमें पाते हैं कि द्रव आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है उसी के आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 1.5 संदर्भ में हमने देखा है कि ठोस द्रव विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण के गैसीय विसरित होने पर जल में घुल जाती है और गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वसन करते हैं। जलीय जंतु जल में घुलनशील ऑक्सीजन के कारण श्वसन लेते हैं। इस तरह के हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षाकृत द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। गैसीय अवस्था। अपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे को हवा भरता है? उसने पता लगाइए कि सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछे कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। हमने देखा है कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैस की संवेदनता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर संपीडित गैस होती हैं। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीडितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई के फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। या गंध कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस द्रवों के विसरण से है। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण में हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन से पदार्थों के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों को गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अत्यधिक तेज से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होने की गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब गुण ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं, इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन है। गलने की
प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रक्रिया के दौरान हमने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब हम संपूर्णतः बर्फ पिघल जाता है तो तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षक बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है, चूँकि तापमान के बिना किसी तरह से वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे हम गुप्त ऊष्मीय कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं, लेकिन कुछ वैसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दबाव परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दबाव लगने पर संपीड़न करने पर क्या होता है? क्या इसके कणों के बीच दूरी कम हो जाती है? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ने या घटने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब बढ़ने या ताप घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटम हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह के हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस, दाब और ताप के द्वारा तय होती है। वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दबाव बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसे बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाए? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाए। गीले कपड़े को सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित ताप पर गैस, द्रव, ठोस कणों में विभिन्न या मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों में आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह की आसपास की ऊर्जा को अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब हम एसीटोन को अपनी हथेली से गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल वाष्पीकरण से गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने
के उदाहरण दे सकते हैं। गर्मियों में हम सूती वस्त्रों को क्यों पहनते हैं? शरीर प्रक्रिया के कारण शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करने वाष्प करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रमुख प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ा में जल अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। आपने क्या सीखा? द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास के द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के कण आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। दोनों ठोस के कणों में ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम। गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल या स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, उसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती रहती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपतन प्रक्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव्य अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा में ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं, द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्न कारणों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा ताप की वजह वह मात्रा जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब में और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु उपयोग होती है। संलग्न में गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। तापमान केल्विन, लंबाई मीटर, 37 किलोग्राम, भार न्यूटन, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, दाब पास्कल। अभ्यास: समूह हेतु क्रियाकलाप।